अस्सलाम वालेकुम जी। आज का हमारा टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोनिक ऑसिलेटर देखेंगे। तो पहले समझेंगे कि हार्मोनिक ऑसिलेटर की क्वांटम मैकेनिक्स में अहमियत क्या है, फिर क्लासिकली भी देखेंगे, क्वांटम मैकेनिकली भी देखेंगे इसको, ठीक है। तो हार्मोनिक ऑसिलेटर एक ऐसे प्रॉब्लम्स में से है जो फिजिक्स की बहुत सारी ब्रांचेस में बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी आपके पास ये एक तरह से हमें एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करता है, एक मॉडल प्रोवाइड करता है वाइब्रेशनल फिनोमेना का, जिसमें क्लासिकल मैकेनिक्स है, इलेक्ट्रिक है, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स है, सॉलिड स्टेट है, एटॉमिक है, न्यूक्लियर है, पार्टिकल फिजिक्स है। तो ढेर सारी फिजिक्स की ब्रांचेस में ये मॉडल हम डिस्कस करते हैं, इसकी बुनियाद पे चीजें डिस्कस करते हैं। क्वांटम मैकेनिक्स की जब हम बात करते हैं तो इसमें भी एक बहुत अहम टूल के तौर पे इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो बहुत सारे जो माइक्रोस्कोपिक डोमेन में आने वाले सिस्टम्स हैं, हम उसको अप्रोक्सीमेट करते हैं किसके तौर पे, लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर के तौर पे। तो इसका मतलब ये हुआ कि लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर का जो क्वांटम मैकेनिकल बिहेवियर है उसको समझना बहुत जरूरी हो जाता है। अच्छा, अगर मैं आपको एग्जांपल से समझाऊं, जैसे वाइब्रेशन है डाइटॉमिक और पॉलीटॉमिक मॉलिक्यूल्स की, तो वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा, इसी तरह वाइब्रेशन जो सॉलिड्स में है, इलेक्ट्रॉनिक्स आपकी स्पेसिफिक हीट सॉलिड्स की, जो डिटेल थ्योरी अब्जॉर्प्शन और एमिशन की, रेडिएशन की, ये सारी की सारी हम जो हार्मोनिक ऑसिलेटर, लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर को जब हम क्लासिकल मैकेनिक्स में देखते हैं तो लेट्स से, जैसे आप तस्वीर में देख सकते हैं, स्प्रिंग मैस सिस्टम दिखाया गया है। आपके पास एक पार्टिकल जिसका मैस m है, हम कहेंगे सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन करता है अलोंग x एक्सिस। उसकी फ्रीक्वेंसी को न्यू नॉट कह देंगे, ओमेगा नॉट 2 पाई न्यू नॉट आ जाएगा, x नॉट एम्पलीट्यूड है, x डिस्प्लेसमेंट है मीन पोजीशन से, तो x बराबर आ जाएगा x नॉट साइन ओमेगा t के, ठीक है। अब अगर मैं फोर्स कांस्टेंट को देखना चाहता हूं तो वो फ्रीक्वेंसी के साथ रिलेट करेगा ओमेगा नॉट, तो k बराबर आ जाएगा m ओमेगा नॉट स्क्वायर, ठीक है। अब काइनेटिक एनर्जी होती है 1/2 mv स्क्वायर, वेलोसिटी होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, x की जगह वैल्यू डाल देंगे, कांस्टेंट बाई निकाल के साइन का डिफरेंशियल उठा लेंगे, तो ओमेगा नॉट स्क्वायर cos स्क्वायर ओमेगा नॉट t, cos स्क्वायर ओमेगा नॉट t को मैंने ग्रीन किया है क्योंकि इसकी जगह मैंने रिप्लेसमेंट लेनी है किसकी, 1 प्लस साइन स्क्वायर ओमेगा नॉट t। अब ये फैक्टर अंदर जरब खा सकता है, मगर उससे पहले अगर मैं यहाँ से साइन की कीमत देखना चाहूं तो x ओवर x नॉट, चूंकि x साइन का स्क्वायर है तो x स्क्वायर ओवर x नॉट स्क्वायर आ जाएगा, फिर एलसीएम लेके उसे ले लेंगे, x नॉट इस x नॉट से कट जाएगा, ये इक्वेशन 1 आ जाएगी काइनेटिक एनर्जी की सूरत में। अब पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो 1/2 k x स्क्वायर है, k की कीमत हम जानते हैं, m ओमेगा नॉट स्क्वायर है, वो वैल्यू डाल गई, रेड कलर में मैंने इसलिए हाईलाइट किया कि उसकी वैल्यू डाल देगी यहाँ से, तो ये इक्वेशन 2 पोटेंशियल एनर्जी आ गई। तो अगर हम टोटल एनर्जी की बात करते हैं, अच्छा यहाँ से एक चीज और भी पता चलती है कि जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कांस्टेंट नहीं है, बल्कि वो पैराबोलिकली वेरी करेगी डिस्प्लेसमेंट के लिहाज से, ऑसिलेटर का जो डिस्प्लेसमेंट है। टोटल एनर्जी की बात करें तो काइनेटिक प्लस पोटेंशियल दोनों वैल्यूज मालूम है, सम अप करेंगे तो 1/2 m ओमेगा नॉट स्क्वायर x नॉट स्क्वायर आ जाएगा इक्वेशन 3 की सूरत में। अच्छा जी, अब अगर हम टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन लगाते हैं ऑसिलेटर के लिए, तो साई एक्स आपके पास एक वेव फंक्शन जाहिर करेगा जो स्टेट ऑफ द ऑसिलेटर को बताएगा एट सम गिवन इंस्टेंट टी। लेट्स से साई एक्स आपके पास सेटिस्फाई करता है टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन को, टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन ले ली मैंने। अब इसमें मैं जानता हूं कि जो आपका पोटेंशियल है वो टाइम इंडिपेंडेंट है, तो मैंने उसको अलग करके लिख दिया ताकि मैं एक तरफ उनको कर लूं। तो आप देखो मैंने पोटेंशियल और वेव फंक्शन वाला फैक्टर अलग कर लिया, एनर्जी वाला फैक्टर एक तरफ कर दिया, ये इक्वेशन 4 आ गई। अब आप इस दो इक्वेशन को दोनों साइडों पे 2 ओवर एच कट ओमेगा नॉट से मल्टीप्लाई कर दो, देखो मैंने इधर भी मल्टीप्लाई किया इधर भी मल्टीप्लाई किया। अब एच कट एच नॉट के कटेगा, यहाँ से 2 2 से कटेगा तो एच कट बच जाएगा एम ओमेगा नॉट, ये सारा फैक्टर बाकी आ गया। फिर इधर से देखा जाए तो 2 ई नॉट, ये सारा इधर एज इट इज आ गया। अब जो ये इक्वेशन 2 थी हमारे पास, इसको अगर मैं 5 में लगाता हूँ, इक्वेशन 2 वो आपके पास क्या थी, जो आपने पोटेंशियल एनर्जी निकाली थी, तो वो वैल्यू मैंने यहाँ पे लगानी है, तो मैंने Vx की वैल्यू लगा दी इस जगह पे। अब आप देखो तो 2 2 से कट जाएगा, ओमेगा नॉट स्क्वायर है एक बच जाएगा, तो बाकी बच जाएगा m ओमेगा नॉट x स्क्वायर ओवर h कट, मैंने रेड कलर से हाईलाइट कर दिया। अब यहाँ से जो जो चीजें मैंने देखनी है 2en h कट ओमेगा नॉट, ये जो आप देख रहे हैं राइट साइड पे, इसको मैंने लैम्डा का नाम दे दिया, यहाँ से en की वैल्यू निकाली जा सकती है।
फिर ये जो रेड कलर में हाईलाइट किया था इसमें वाई स्क्वायर का नाम दे दिया, तो वाई किसके बराबर आ जाएगा, स्क्वायर रूट, तो एक्स बाई ले लेंगे, पार्शियल वाई ओवर पार्शियल एक्स लेंगे तो वो ज़ाहिर है एक दफा ये तो सारा कांस्टेंट है, वो ये फैक्टर आ जाएगा। अब आप पार्शियल साई एन और पार्शियल एक्स लिखते हैं तो आप क्या करो, पार्शियल वाई से मल्टीप्लाई भी कर दो, डिवाइड भी कर दो। ये जो मैंने मैजेंडा कलर में हाईलाइट किया इसकी वैल्यू मुझे पता है, वो वैल्यू सारी मैं लगा सकता हूँ। फिर इस सारे को सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल बनाते हैं एक दफा, तो पार्शियल स्क्वायर ओवर पार्शियल साई एन पार्शियल वाई स्क्वायर, इस सारे के ऊपर से स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा, क्योंकि दो दफा हो जाएगा ना, वो मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसे आ जाएगा। अब आपके पास जिस जिसकी वैल्यू है जो, यानी ये सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल और इस तरीके से ई एन की वैल्यू और आपके पास ये जो वाई की वैल्यू है, ये सारी वैल्यू हम यहाँ पे डाल देते हैं। तो ये जो एबीसी मैंने लिखा है, ये सारी वैल्यूज उठा के आपने इसमें प्लेस कर दी हैं। अब आपने क्या किया है कि जनाब कुछ चीजें कट जाएंगी, एच कट से कट जाएगा, ओमेगा ओमेगा नॉट से कट जाएगा, इधर भी एम से कट जाएगा, ओमेगा नॉट से एच से कट जाएगा। ये सादा थ्री आपके पास बच गया। तो ये आपकी इक्वेशन आ गई इन टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन फॉर ऑसिलेटर। अब यहाँ पे इक्वेशन 7 में जो वेव फंक्शन है वो आपके पास ऑसिलेटर के लिए है। अगर हम इसका एसिम्प्टोमेटिक सॉल्यूशन की जानिब जाते हैं तो y अप्रोच करेगा इन्फिनिटी पे, तो x अप्रोच करेगा इन्फिनिटी पे, ठीक है। तो इसका मतलब लैम्डा माइनस वाई स्क्वायर को आप माइनस वाई स्क्वायर के बराबर ले सकते हैं, तो इक्वेशन 7 को आप रिड्यूस करके ये लिख सकते हैं, यहाँ से ये लैम्डा खत्म हो गया ना, तो माइनस आ जाएगा साथ में। फिर आपके पास जनरल इक्वेशन अगर हम देखेंगे तो इसका जो सोल्यूशन आएगा तो वो साई बराबर आ जाएगा e की पावर प्लस वाई स्क्वायर बाई 2। इसी तरीके से इसके दो अब माइनस के साथ भी आएगा तो प्लस माइनस, असल में आप इस तरीके से याद रख सकते हैं कि प्लस में भी मुमकिन है, नेगेटिव में भी मुमकिन है। अब जनाबे वाला अगर आप इसको डिफरेंशियल करते हो एक दफा पार्शियल डी साई ओवर डी वाई के साथ, तो ये वाई नीचे उतर आएगा। फिर आप उसको यानी वो सॉल्व करेंगे तो 2 भी साथ में नीचे उतरना था तो कट जाएगा। फिर इसी तरह सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल उठाएंगे तो ये प्लस माइनस वाई स्क्वायर पार्शियल साई बच जाएगा आपके पास। अब क्या जनाब के वाई आपके पास हम करेंगे लार्ज टेंडिंग टू इंफिनिटी, जैसे मैंने यहाँ पे डिस्कस किया था। तो अब आपके पास क्या होगा कि ये सॉल्यूशन जो जिसे हमने कहा है साई ई की पावर प्लस माइनस वाई स्क्वायर, ये फिजिकली एक्सेप्टेबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये डाइवर्ज करेगा जब वाई के मॉडुलस पे और एक्स जब कहाँ पे आएगा, इन्फिनिटी पे। तो हम कहेंगे ये एसिम्प्टोमेटिक सॉल्यूशन है और आपके पास इन टर्म ऑफ वेरिएबल एक्स आप वाई की वैल्यू डाल दो, एम जो वाई आपने ये अज्यूम किया था ना यहाँ पे ये, तो आप वो वाई की वैल्यू प्लेस कर दो तो इस तौर पे लिखा जा सकता है। अब अगर हम एग्जैक्ट सॉल्यूशन पे जाते हैं इसके, तो आप कहेंगे कि जो इक्वेशन 9 है दिस वन, अब आप इसे एक्सप्रेस कर सकते हैं किस तौर पे, एग्जैक्ट सॉल्यूशन के तौर पे 7 पे वो कैसे, साई y बराबर है e की पावर माइनस वाई ओवर 2 डिवाइडेड बाई 2 एच वाई। एच वाई क्या है? एक फंक्शन है y का जो कि प्रोडक्ट है किसके, e की पावर माइनस वाई बाई 2 एच वाई का 10 टू 0 करेंगे जब, तो y इन्फिनिटी पे आ जाएगा। यानी आपके पास अब ये सॉल्यूशन बनता है, तो रिक्वायर्ड एसिम्प्टोमेटिक सॉल्यूशन आप कह सकते हैं। अब आपने इसको क्या किया, एक दफा डिफरेंशियल किया, फिर आपने इसको लेके दूसरी दफा डिफरेंशियल किया। जब आप 2 दफा डिफरेंशियल कर लेंगे इसको, मैं इसको इसलिए नहीं कह रहा कि सादा डिफरेंशियल है, कोई इसमें मुश्किल काम नहीं है, प्रोडक्ट रूल लगा हुआ है, सिंपल सा। फिर उसमें e की पावर माइनस वाई बाई 2 कॉमन ले लिया है। फिर सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल किया, जो चीजें इकट्ठी हो सकती थी, ये माइनस वाई इकट्ठा हो सकता था, 2 टाइम कर दिया है। इधर से वाई एच के साथ वो कॉमन ले लिया एच वाई, तो ये आ जाएगा e की पावर माइनस वाई स्क्वायर बाई 2, तो सब में से ही कॉमन उठाया हुआ ना। अब ये जो इक्वेशन नंबर 12 है और जो 11 है, इसको 7 में लगाते हैं। ये 7 है आपके पास, मैंने हाईलाइट कर दी इसमें, यानी ये सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल की साई की वैल्यू लग जाएगी। दोनों चीजें आपके पास मालूम है, वो मैंने कलर हाईलाइट करके लगा दिया। अब आप इसको जस्ट आपने सॉल्व करना और कुछ भी नहीं है, इसके अंदर चीजें कट आ जाएंगी आपके पास। तो ये इक्वेशन 13 आ जाएगी, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल आ जाएगा, माइनस 2 वाई एच वाई आ जाएगा, यहाँ से लैम्डा माइनस 1। आप देख सकते हैं ये चीजें कट रही हैं, यहाँ पे एच वाई बचेगा। तो एच वाई आपके पास क्या है, एग्जैक्ट सॉल्यूशन श्रोडिंगर इक्वेशन का, वो जो 11 इक्वेशन 11 को सेटिस्फाई करता है, हर्माइट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अगर आप आइगन वैल्यू देखते हैं या आइगन एनर्जी आइगन फंक्शन देखते हैं, तो आपके पास वो वेव फंक्शन जो बाउंड्री कंडीशन ये सेटिस्फाई करे कि साई वाई 0 पे और वाई अप्रोच करे इन्फिनिटी पे, तो आप कहोगे कि आपको लैम्डा को टेक करना पड़ेगा 2n+1, जहां पे n पॉजिटिव इंटीजर है। तो लैम्डा बराबर आ गया 2n+1 एच वाई, जो इक्वेशन 13 के अंदर है, कन्वीनियंटली रिप्लेस कर देंगे एच एन वाई के साथ, ताकि हमें ये रिजल्ट हासिल हो सके। तो लैम्डा की जगह देखो मैंने 2n+1 लगा दिया है, चीजें
कट जाएंगी, सिंपल टू 1 आ जाएगा। तो ये आपकी हर्माइट पॉलिनोमियल की आपकी बड़ी फेमस इक्वेशन बन गई है, ठीक है। अगर आप इसको डिटेल में हर्माइट पॉलिनोमियल को देखना चाहते हैं तो मैथमेटिकल मेथड ऑफ फिजिक्स की प्लेलिस्ट में वहां पे देख सकते हैं। फिर आपके पास क्या है जनाब कि एच एन वाई जो आपके पास था, अगर हम इसके सोल्यूशन पे जाते हैं -1 की पावर n e की पावर y टू d एंड सेकंड nth डिफरेंशियल n डिग्री डिफरेंशियल आ जाएगा e की पावर -y/2। तो रेकरेंस रिलेशन इसमें होल्ड करता है hn+1 y बराबर है 2y hny और -2n hn-1, यानी एक रेकरेंस रिलेशन है, इसका भी प्रूफ है। तो हर्माइट पॉलिनोमियल की डिफरेंट डिग्रीज पे आप जब n 0 करोगे तो इसकी वैल्यू 1 आएगी, n 1 करोगे तो 2y आएगी, n 2 करोगे तो 4y स्क्वायर माइनस 2 आएगी, 3 करोगे तो सो ऑन। सो इसी से हम फिर फर्दर उसकी निकालते हैं वैल्यूज। तो एनर्जी आइगन फंक्शन जो है आपके पास ऑसिलेटर का, उसे आप एक्सप्रेस कर सकते हो ज्यादा जनरलाइज वे में कि n n h n y e की पावर -y/2। तो n n की वैल्यू अगर मुझे चाहिए तो इसे मुझे सॉल्व करना पड़ेगा। मैंने y की वैल्यू यहाँ पे भी लगा दी और y स्क्वायर की वैल्यू भी लगा दी, रेड कलर में मैंने हाईलाइट किया। मुझे अगली वैल्यू किसकी चाहिए, n n की। तो नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट होगा तो आप इसे नॉर्मलाइजेशन कंडीशन से निकाल सकते हैं, साई का कंजुगेट साई dx1 आ जाएगा। अब आपने इसका स्क्वायर कर दिया, यहाँ पे h कट ओवर m ओमेगा नॉट की पावर 1/2 आ जाएगा, इसे कांस्टेंट होने के नाते बाहर निकाल दिया। अब आपके पास ये फैक्टर आ गया, इसकी वैल्यू हम कह सकते हैं भाई पाई की पावर 1/2 2 की पावर स्क्वायर n फैक्टोरियल आ जाएगा। और इसे आप बाउंड्री कंडीशन देके जब सॉल्व करेंगे यानी सारे को इकट्ठा कर लेंगे ना, पाई इसमें आ जाएगा 1/2 में, तो ये 2। अब आपने क्या किया है, एन को इधर रहने दिया, बाकी चीजें दूसरी तरफ लेके सारे 1/2 कर दिया, तो इसे सिंपलीफाई अलजबरा किया है। अब आप ये एन की वैल्यू यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं इक्वेशन 16 के अंदर, तो ये इक्वेशन आ जाएगी। अब आप कि जनाब ये जो एक टेबल बन जाएगा, इसमें आपके पास वेव फंक्शन भी आप डिस्कस कर सकते हैं और जनाब अब आपके पास इस तरीके से उसके एनर्जी की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, आइगन वैल्यू भी। तो ये अब आपके पास देख सकते हैं कि जब आप मुख्तलिफ आपको चार्ट टेबल सा दिखा दिया गया है कि भाई आपके पास एनर्जी की आइगन वैल्यू क्या होगी और ये आपके पास आइगन फंक्शन भी आपको दिखाई जा रहे हैं यहाँ पे, यहीं से इसकी वैल्यू निकली हुई है सारी। यानी फैक्टोरियल चेंज होता जाएगा ना, वहीं से सारा बनता चला जाएगा। तो ये जनाब हमारा टॉपिक था। अब इस वाज़ेह फर्क है कि क्लासिकल कहती है कि आपके पास मीन पोजीशन पे आप एनर्जी जीरो होगी, जबकि यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे जीरो एनर्जी का कंसेप्ट है कि आपके पास मीन पोजीशन पे भी उसके पास एनर्जी है। तो ये एक वाज़ेह फर्क आता है क्लासिकली और क्वांटम मैकेनिकली बिहेवियर के अंदर। तो ये जनाब